हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। यूपीएससी प्रिपरेशन वनली चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग भारत में काम करने वाली जो बहुत सारी संस्थाएं हैं उसके विषय में देखेंगे कि कौन सी संस्थाएं ऐसी है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के अंतर्गत आती है, कौन सारी संस्थाएं स्टैट्यूटरी बॉडी के अंतर्गत आती है और कौन सारी संस्थाएं जो है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के अंतर्गत आती है। मतलब कौन सी संस्था है जो कि संवैधानिक निकाय है या संवैधानिक संस्था है, कौन जो है सांविधिक संस्था है और कौन सारी संस्थाएं जो है संविधानेतर संस्था है। तो सबसे पहले हम लोग इसका बेसिक डिफरेंस देखते हैं और उसके बाद जो है एक एक करके उन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान में रखना होगा कि हम लोग उन सारी संस्थाओं को संवैधानिक संस्था बोलते हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं जिसका जिक्र हमारे संविधान के किसी न किसी आर्टिकल में किया गया हो। अब चाहे वो मूल संविधान में किया गया हो, जब संविधान बन रहा था उस टाइम किसी बॉडी का जिक्र अगर किया गया हो मूल संविधान में किसी आर्टिकल में तो भी, या फिर संविधान बन जाने के बाद पार्लियामेंट के माध्यम से हमारे संविधान में अगर किसी आर्टिकल में अगर किसी बॉडी का जिक्र कर दिया गया है किसी संस्था का, तो हम लोग उन सारी संस्थाओं को संवैधानिक संस्था बोलते हैं। तो संवैधानिक संस्था का एक ही मतलब यहाँ हुआ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे संविधान के किसी न किसी आर्टिकल में उसका जिक्र रहना चाहिए और चाहे वो मूल संविधान में उसको स्थापित किया गया हो या फिर संविधान बनने के बाद पार्लियामेंट के माध्यम से मूल संविधान में जोड़ा गया हो, लेकिन संविधान के किसी न किसी आर्टिकल में उसका जिक्र रहना चाहिए। अगर ऐसा है तो उसको हम लोग संवैधानिक संस्था बोलेंगे। सांविधिक संस्था यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी हम लोग उन सारी संस्थाओं को बोलते हैं जिसका संविधान के किसी भी आर्टिकल में जिक्र ना हो। अगर संविधान के किसी आर्टिकल में उसका जिक्र हो जाएगा तो फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाएगा, संवैधानिक संस्था बन जाएगी वो। लेकिन अगर वो संविधान के किसी आर्टिकल में उसका जिक्र ना हो, पार्लियामेंट के माध्यम से किसी एक्ट के जरिए उसको स्थापित किया गया हो, पार्लियामेंट के द्वारा जो है अगर कोई एक्ट पास करवाकर अगर उन सारी संस्थाओं को स्थापित किया गया हो अगर किसी संस्था को, तो उसको हम लोग स्टैट्यूटरी बॉडी बोलेंगे। यानी कि आर्टिकल अगर कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में जिक्र है तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संवैधानिक संस्था। अगर किसी भी आर्टिकल में जिक्र नहीं है लेकिन पार्लियामेंट के किसी एक्ट के माध्यम से उसको स्थापित किया गया है, संसद के द्वारा उसको स्थापित किया गया है, कानून पास करवाकर, एक्ट पारित करवाकर, तो हम लोग उसको स्टैट्यूटरी बॉडी बोलेंगे। लेकिन कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो कि ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में उसका जिक्र है और ना ही उसको जो है पार्लियामेंट के माध्यम से किसी एक्ट के जरिए जो है उसकी स्थापना की गई हो, लेकिन फिर भी जो है वो अस्तित्व में है। तो ऐसी कुछ संस्थाओं को जिसको ना तो जिसका संविधान में जिक्र है ना ही पार्लियामेंट के एक्ट के माध्यम से उसको स्थापित किया गया है, उन सारी संस्थाओं को हम लोग संविधानेतर संस्था बोलते हैं, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोले। और इसका अस्तित्व कैसे आएगा? सरकार के किसी एक आदेश के द्वारा। मतलब जो संविधानेतर संस्था है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसको स्थापित किया गया है केवल और केवल सरकार के एक आदेश के माध्यम से। अगर ऐसी कोई संस्था है जो कि सरकार के एक आदेश के द्वारा स्थापित किया गया है तो उसको हम लोग, और उसका जिक्र ना तो संविधान में हो ना ही कोई एक्ट के माध्यम से उसको स्थापित किया गया हो, उसको एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलेंगे। और इसको खत्म करने के लिए ना तो किसी संविधान संशोधन की जरूरत है और ना ही पार्लियामेंट की जरूरत है, इसको सरकार के एक आदेश के ही द्वारा जो है समाप्त किया जा सकता है, क्योंकि इसका कोई अस्तित्व नहीं है ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में ना ही किसी एक्ट में। तो ये तीनों, और संवैधानिक संस्था के को अगर कुछ भी उसमें बदलाव करना होगा तो संविधान संशोधन करना होगा। जो सांविधिक निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसमें कुछ अगर परिवर्तन करना हो तो फिर पार्लियामेंट में एक्ट लाना होगा और फिर पास करवाना होगा। और जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इसके लिए किसी भी तरह की कोई जरूरत नहीं है, सरकार अपने आदेश के ही माध्यम से किसी भी तरह का बदलाव कर सकता है, कोई भी इसको समाप्त कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके देखते हैं कि इन सब में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में कौन सब संस्थाएं आती है, स्टैट्यूटरी में और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ बॉडी है उसको हम लोग देखेंगे कि कौन सब किस में आता है। देखिए, यहाँ पर जो है आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसमें सबसे पहला आपको दिख रहा होगा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, यानी कि कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो है भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ये जो है संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक संस्था है और इसका जिक्र जो है आर्टिकल 148 में है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर आर्टिकल 148 में जो है इसका जिक्र है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो भी संवैधानिक निकाय है या संवैधानिक संस्था है उसका जिक्र पार्लियामेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके किसी न किसी एक्ट में जरूर होगा। तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि कैग, इसका जिक्र जो है आर्टिकल 148 में है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। उसके बाद जो वित्त आयोग है ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 280 में इसका जिक्र है मुख्य रूप से, 280 और 281 में भी,
लेकिन मुख्य रूप से 280 280। उसके बाद जो संघ लोक सेवा आयोग है, राज्य लोक सेवा आयोग है और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग है, यानी कि जो लोक सेवा आयोग है जिसमें संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, स्टेट का जो पीसीएस है और जो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग है, ये तीनों जो है संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक संस्था है। और इन तीनों का जिक्र जो है आर्टिकल 315 से लेके 323 तक है, यानी कि 315 से लेके 323 के बीच में जो है लोक सेवा आयोग का जिक्र है, जिसमें संघ, राज्य और संयुक्त तीनों जो है इसी के अंतर्गत आता है। उसके बाद कुछ यहाँ पर निर्वाचन आयोग आपको दिख रहा होगा। निर्वाचन आयोग भी संवैधानिक संस्था है और इसका जिक्र जो है आर्टिकल 324 में है। उसके बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, इसका जिक्र जो है आर्टिकल 338 में है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि एससी आयोग। और उसके बाद जो एसटी आयोग है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, इसको जो है बाद में संवैधानिक संशोधन करके जो है इस एक्ट को लाया गया, इस आर्टिकल को जोड़ा गया। तो 338A जो है उसमें जिक्र है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। तो मूल संविधान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग था, एससी आयोग, और बाद में एसटी आयोग को लाया गया। तो ये दोनों भी जो है संवैधानिक संस्था है। और यहाँ पर एक और आप ध्यान में रख लीजिए, जो भारत का जो महान्यायवादी है वो भी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। महान्यायवादी जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका जिक्र अनुच्छेद 76 में है, अनुच्छेद 76 में है। लेकिन यहाँ आपको बताने का मतलब यही था कि जो भारत का महाधिवक्ता है वो संवैधानिक संस्था नहीं है। भारत का महाधिवक्ता जो है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो सांविधिक निकाय है, वो जो है स्टैट्यूटरी बॉडी के अंतर्गत आता है। लेकिन जो महान्यायवादी है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसका जिक्र आर्टिकल 76 में है, वो जो है संवैधानिक निकाय है। यहाँ पर आपको दिमाग में रख लेना है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखें। अब जो है हम लोग बात करते हैं जो सांविधिक निकाय है या स्टैट्यूटरी बॉडी है, उसमें कौन सब संस्था आती है। देखिए, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा मानवाधिकार आयोग, जिसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग, ये दोनों भी यहाँ दोनों ही है यहाँ पर सांविधिक संस्था यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी के अंतर्गत। और इसको जो है 1993 में जो है स्थापित किया गया था एक एक्ट के द्वारा। तो मानवाधिकार आयोग जो है, ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है, चाहे वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो या फिर राज्य मानवाधिकार आयोग हो, दोनों ही सांविधिक निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। उसके बाद यहाँ पर आपको सूचना आयोग दिख रहा होगा। जो इन्फॉर्मेशन कमीशन है, चाहे वो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन हो, केंद्रीय सूचना आयोग हो या फिर राज्य सूचना आयोग हो, दोनों ही जो है सांविधिक संस्था है, सांविधिक निकाय है, यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो मानवाधिकार आयोग, सूचना आयोग अलग अलग मैं इसलिए नहीं लिखा ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग, तो मानवाधिकार आयोग, सूचना आयोग, ये दोनों हो गया। उसके बाद जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी कि सीवीसी, तो सीवीसी भी जो है स्टैट्यूटरी बॉडी के ही अंतर्गत आता है। 1998 में इसकी स्थापना की गई थी। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग हम लोग यहाँ पर देखें। उसके बाद जो भारत का महाधिवक्ता है यानी कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है, ये भी जो है सांविधिक निकाय है यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी के अंतर्गत आया। राष्ट्रीय महिला आयोग, ये भी स्टैट्यूटरी बॉडी है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, ये भी स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसके अलावा एक और ऐसी संस्थाएं जो कि स्टैट्यूटरी बॉडी के अंतर्गत आती है, जिसको यहाँ मैं शामिल नहीं किया कम इंपॉर्टेंट होने के कारण, आप ऐसे ही याद रख लीजिए इसको। जैसे कि एक राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, तो ये उसी तरह से बार काउंसिल ऑफ इंडिया और राष्ट्रीय हरित अधिकरण जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, एनजीटी, तो ये सब कुछ संस्थाएं जो कि स्टैट्यूटरी बॉडी के अंतर्गत आती है। तो कुल मिला के आप जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मानवाधिकार आयोग यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग, ह्यूमन राइट्स कमीशन, और 1993 में इसको स्थापित किया गया। सूचना आयोग, इंफॉर्मेशन कमीशन, चाहे वो केंद्रीय सूचना आयोग हो और राज्य सूचना आयोग हो, 2005 में स्थापित किया गया। केंद्रीय सतर्कता आयोग जो सीवीसी है, इसको 1998 में स्थापित किया गया था। और जो भारत का महाधिवक्ता है यानी कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो वो जो है वो भी स्टैट्यूटरी बॉडी ही है। राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, और जो कुछ कम इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताया, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और एनजीटी, ये सब जो है कुछ संस्था जो कि स्टैट्यूटरी बॉडी के अंतर्गत आती है। और जो तीसरा पार्ट है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के अंतर्गत यानी कि संविधानेतर संस्था के अंतर्गत, इसमें जो सबसे पहला है आपको दिख रहा होगा योजना आयोग
योजना आयोग जो है इसका जिक्र ना तो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल में है, संविधान के किसी अनुच्छेद में है, और ना ही उसका जिक्र जो पार्लियामेंट की किसी एक्ट में किया गया है या पार्लियामेंट के किसी एक्ट के ही द्वारा उसको स्थापित किया गया है। ये बिल्कुल स्वतंत्र है और सरकार के एक आदेश के द्वारा इसको स्थापित किया गया था योजना आयोग को, जो कि बहुत ही पावरफुल संस्था थी उस टाइम की, जो कि अब खत्म हो गया है, जिसके स्थान पर अब नीति आयोग स्थापित किया गया है। तो योजना आयोग को समाप्त करने में कोई ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कुछ लाया गया इस तरह का, ना ही इस तरह का कुछ पार्लियामेंट में कोई एक्ट लाया गया इस तरह से। तो किसी भी रूप में उसको समाप्त करने में उसकी कोई भूमिका नहीं है। सरकार अपने एक आदेश के जरिए ही योजना आयोग को समाप्त कर दिया और उसके जगह पर नीति आयोग की स्थापना किया। ये भी जो है संविधानेतर संस्था है, यानी कि जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसके अंतर्गत ये शामिल है। और इसके बाद जो है राष्ट्रीय विकास परिषद, ये भी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में ही आता है। एनडीसी यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, और जो विधि आयोग है, लॉ कमीशन है, ये भी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के भी अंतर्गत शामिल है। तो इस तरह से हम लोग इस पूरे के पूरे टॉपिक में इन सारी चीज़ों को कवर किए। एक बार मैं इसको रिपीट करता हूँ और जो बेसिक कुछ पॉइंट्स है उसको भी बताता जाऊँगा। आप अभी देखिए कि संवैधानिक निकाय यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसमें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि कैग जो है, इसका 148 आर्टिकल में जिक्र है। इसको आप ये ध्यान में रखिए कि इसका जो कार्यकाल है ये 6 साल और 65 साल है। या तो 6 साल तक वो उस पद पर रह सकता है, या फिर 6 साल से पहले ही अगर 65 साल उसकी एज हो जाती है तो पद से हटना पड़ जाएगा फिर। तो 6 साल या 65 साल जो है, कुछ भी जो भी पहले हो जाए, ये कैग का जो है एक 148 आर्टिकल के तहत इसमें ये सारी बातों का जिक्र है कार्यकाल का। उसके बाद जो है वित्त आयोग जो है ये 280 अनुच्छेद में इसका जिक्र है, 5 साल इसका कार्यकाल होता है। संघ लोक सेवा आयोग जो है इसका कार्यकाल 6 साल और 65 साल होता है। जबकि जो राज्य लोक सेवा आयोग है और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग है, इन दोनों का कार्यकाल जो है 6 साल और 62 साल होता है। जो भी पहले इन दोनों में आ जाए, तो यूपीएससी जो है उसमें 6 साल और 65 साल, और जो राज्य लोक सेवा आयोग है और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग है ये 6 साल और 62 साल। इसके बाद जो हम लोग देखें निर्वाचन आयोग, तो यहाँ पर आर्टिकल 324 में इसका जिक्र है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है एससी आयोग, इसमें कोई कार्यकाल निर्धारित नहीं है। अनुसूचित जनजाति आयोग जो है एसटी आयोग, इसका भी जो है कोई कार्यकाल यहाँ पर फिक्स नहीं है। उसके बाद यहाँ पर जो कुछ मानवाधिकार आयोग हम लोग देखें, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में 5 साल और 70 साल जो भी पहले आ जाए, ये उसका कार्यकाल होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य और अध्यक्ष का 5 साल और 70 साल। उसी तरह से राज्य मानवाधिकार आयोग का जो सदस्य और अध्यक्ष है उसका कार्यकाल भी 5 और 70 साल ही है। और जो केंद्रीय सूचना आयोग होता है और राज्य सूचना आयोग, ये दोनों का जो कार्यकाल है 5 साल और 65 साल है। तो 5 साल 65 साल सूचना आयोग से संबंधित हो गया आपको। और जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है यानी कि सीवीसी है, इसका कार्यकाल 4 साल और 65 साल है। तो इस तरह से जो भी कुछ इंपॉर्टेंट कार्यकाल था वो भी हम लोग देख लिए, और जो कुछ इंपॉर्टेंट बॉडी है उसको तो हम लोग देखें। तो निश्चित रूप से इसको आपको बार बार सुनने से आपको लाभ मिलेगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो और आप लोग बोर होके इस वीडियो को बंद ना कर दें और मेरा व्यूज़ खत्म ना हो जाए, इसलिए जल्दी से ही मैं वीडियो को समाप्त करूँगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आएगा आप सबको। धन्यवाद।